सो आज अपन वर्क पावर एनर्जी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। ये चैप्टर अराउंड 2 वीडियोस या फिर 3 वीडियोस में खत्म हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन बैटरी लाइफ। हमारी नहीं, क्या करें। ठीक है। हम तो एक ही बार में उठा सकते हैं, तो 2 या 3 मैक्सिमम। ठीक है। तो वर्क पावर एनर्जी से क्या होगा, इस मतलब ऑलमोस्ट इसके आगे जो भी मैकेनिक्स वाले पार्ट हो गया, रोटेशन हो गया, सेंटर ऑफ मास हो गया, फ्लूइड एसएसएम जो भी है, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, सो ऑन सो फोर्थ, सब में इसका बहुत यूज होने वाला। ठीक है। तो ध्यान से अच्छे से सुनना। छोटा सा चैप्टर, इजी है, बट इसका लिंक सबके साथ। ठीक है। ओके। सो वर्क पावर एनर्जी, पहले तो वर्क क्या होता है। वर्क बेसिकली डॉट प्रोडक्ट होता है। वर्क इक्वल्स टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, डॉट प्रोडक्ट है इसीलिए स्केलर है ना। अगर मान लो वेरिएबल फोर्स है या फिर मुझे एलिमेंटल वर्क निकालना है, तो नॉर्मल डी डब्ल्यू या फिर एलिमेंटल वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अभी ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है दोनों केस में, ये वाला भी और ये वाला भी, ये दोनों डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ये हो गया। मतलब ये कि मान लो कोई एक रॉड, ठीक है, ये कोई एक रॉड हो गया, इसको अपन सेंटर ऑफ मास के अबाउट कोई एक फोर्स लगा रहे हैं, मान लो F0। ठीक है। राइट से तो ये कुछ डिस्प्लेस करेगा, तो कुछ ऐसे आ जाएगा, है ना। तो ये जो डिस्प्लेस कर गया मान लो S, तो अपना जो वर्क डन हुआ इज इक्वल्स टू F0 इंटू एस। ठीक, ये हो गया। ओके। अब यहाँ पे दूसरा एक सिनेरियो लेते हैं कि मान लो ये रॉड का पोजीशन या फिर रॉड में फोर्स लगने का पोजीशन कुछ अलग है। मान लो ये रॉड था और फोर्स यहाँ पे बॉटम में कुछ लग रहा है, मान लो F0। ठीक है। तो रॉड में अपन अगर नीचे फोर्स लगा दें, ऑब्वियसली बात है राइट तो जाएगा ही, बट इसका सारे पॉइंट्स का डिस्प्लेसमेंट जो है वो सेम नहीं हो। ये कुछ ज्यादा डिस्प्लेस कर रहा है, ये थोड़ा कम, ऊपर वाला तो शायद बहुत ही कम है, ऐसे। तो अगर मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ, तो बेसिकली यहाँ पे एक टर्निंग इफेक्ट आएगा, जिसके वजह से नया पोजीशन कुछ ऐसे हो गया। ठीक है। तो सेकेंड वाले केस में, पहले वाले केस में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या था, ये वाला था, ये यहाँ था, फिर यहाँ पहुंच गया, सारे पॉइंट्स ऐसे डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एफ इंटू एस। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेंटर ऑफ मास यहाँ से यहाँ जा रहा है, वो ठीक है, लेट्स से एस जा रहा है या फिर एस सी जा रहा है। ठीक। बट यहाँ पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स तो ये हो गया ना। अब ये यहाँ से इतना जा रहा है, जो कि सेंटर ऑफ मास के डिस्प्लेसमेंट से अलग है, इनफैक्ट ज्यादा है। ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा, ये लेट से S1 हो रहा है, और सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट लेट से SC हो रहा है। तो यहाँ पे जो वर्क डन हुआ वो F0 इंटू S1 होगा, ना कि F0 इंटू SC। नो डाउट कि सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस किया, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर F0 फोर्स लगा, बात सही है। बट वर्क डन का जो चक्कर आ रहा है, वो F0 की वजह से डायरेक्टली इतना ही हुआ, जितना कि ये जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है वो यहाँ से यहाँ गया, S1। ठीक है। उसका सेंटर ऑफ मास के डिस्प्लेसमेंट के साथ कोई लेना देना नहीं है इन टर्म्स ऑफ वर्क डन। ठीक। ओके। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको इसीलिए ज्यादा फोकस करके बता रहा था। ये सही है। अब फोर्सेस के भी वेराइटीज होते हैं। पहले तो वर्क एनर्जी थ्योरम कर लेते हैं, नहीं, पहले फोर्सेस के वेराइटी देख लेते हैं। फोर्सेस के बहुत सारे कैटेगरी में अपन वेराइटी में मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे जो यूज आ रहा है वो होता है कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स, फोर्स, और दूसरा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स को यूजुअली लोग फील्ड फोर्स भी बोलते हैं, बट थोड़ा सा इसमें गलत है कि सारे फील्ड फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होते। जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स हो गया, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, बट वो कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है।
ठीक है। वैसे ही कुछ फोर्स ऐसे होते हैं जो कि फील्ड प्रोड्यूस नहीं करते, जो कि लेट से इलास्टिक या फिर स्प्रिंग फोर्स हो गया, ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है, बट वो फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक है। तो ये बोलना मेरे हिसाब से गलत है कि सारे फील्ड फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। ठीक है। या फिर इसका उल्टा कि जो फोर्स फील्ड फोर्स नहीं होता वो कंजर्वेटिव नहीं होता, ऐसा बोलना गलत है। ठीक। ओके। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है कि ये नॉन डिसिपेटिव फोर्स होते हैं। डिसिपेटिव का स्पेलिंग मुझे नहीं पता, देख लेना। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं इस फोर्स को यूज करके वर्क डन कर रहा हूं तो उसके वजह से एनर्जी में कोई लॉस नहीं हो रहा। ठीक है। उसमें या तो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में गेन हो रहा है, मतलब कन्वर्ट हो रहा है, या फिर पोटेंशियल एनर्जी, मतलब इधर नो लॉस इन एनर्जी। इनफैक्ट इसीलिए इसको नॉन डिसिपेटिव फोर्स भी बोलते हैं। ऑब्वियसली बात है, जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गया वो डिसिपेटिव फोर्स हो गया। उसमें एनर्जी जो होता है वो हीट साउंड इस तरीके के फॉर्म में जिसमें कि अपन उस एनर्जी को यूज नहीं करते कर सकते, उस फॉर्म में वो डिसिपेट हो जाता है ना। मैकेनिकल एनर्जी हो गया, जैसे कि पोटेंशियल टू काइनेटिक अपन ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और उसको अपन काम में लगा सकते हैं। बट नॉन कंजर्वेटिव वाले फोर्सेस जो होते हैं उसमें भी होता है कि हाँ, पोटेंशियल एनर्जी चेंज कर लिया, काइनेटिक एनर्जी चेंज कर लिया, काइनेटिक एनर्जी तो कर ही सकता है, बट उसमें सारा एनर्जी एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म को कन्वर्ट हो सकता है या फिर उस पे फिर रिवाइव कर सकता है, ये जरूरी नहीं है। ठीक है। ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में वो। ठीक। और एक चीज कैसे पता चलेगा कंजर्वेटिव फोर्स है, वो ऐसे कि वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्सेस इज पाथ इंडिपेंडेंट। पाथ इंडिपेंडेंट। ठीक है। अब पाथ इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, किस रास्ते से होके पोजीशन ए से पोजीशन बी गया। मान मान लो कि ये कोई एक पोजीशन ए था, ये पोजीशन बी था, तो मैं ए से बी जाने के लिए लेट से ये एक पाथ हो गया P1, ये एक पाथ हो गया P2, और मान लो ये एक बात हो गया P3। तो इरेस्पेक्टिव ऑफ किस रास्ते से जाऊं, अगर मैं ए से बी को डिस्प्लेस कर रहा हूँ कोई चीज या फिर कोई ऑब्जेक्ट जो भी है, और उस पर कंजर्वेटिव फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूँ, है ना, तब जो वर्क डन आएगा तीनों पाथ के अबाउट सेम आएगा। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल अगर बताऊं तो क्या हो जाए, बिल्कुल से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकता है, स्प्रिंग फोर्स हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है। ठीक। लेट्स से ग्रेविटेशनल फोर्स यूज कर रहा हूं। अब मान लो मैं यहां से इस एच हाइट के ऊपर जाना लेके जाना चाहता हूँ इस ऑब्जेक्ट। ठीक है। नहीं तो मान लो इसको ऐसे करते हैं, ये ऑब्जेक्ट पहले इधर था। ठीक। वो यहां से ग्राउंड तक आना है इसको, जैसे ही इसके ऊपर क्या फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है, mg लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये सही है। अब मान लो ये जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ ऐसे पाथ से नीचे आ रहा है, या फिर कुछ ऐसे पाथ से नीचे आ रहा है, फ्रिक्शनलेस सरफेसेस है। ठीक है। या फिर कुछ मान लो ऐसे नीचे आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे किसी भी तरीके से नीचे आए, इसका वर्क डन एम जी इंटू डिस्प्लेसमेंट होना है जो कि एच है। एम जी वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू एम जी इंटू एच। और यहाँ पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं इसको अगर उस पाथ से नीचे लाने के लिए, एक हो सकता है नॉर्मल लग रहा है, बट नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है ना। यहाँ पे अगर इसका देखो पोजीशन मान लो इधर है, तो यहाँ पे नॉर्मल ऐसे लग गया यूं, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऐसे हो रहा है, तो फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वर्क डन कितना होगा, जीरो। ये सब तो पता ही है ना कि जिस डायरेक्शन में फोर्स है, अगर उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तब वर्क डन पॉजिटिव है। जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसके ऑपोजिट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क डन नेगेटिव है। और अगर फोर्स एक डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट उसके परपेंडिकुलर हो रहा है तो वर्क डन जीरो हो गया। रीजन बिंग डॉट प्रोडक्ट है एफ एस कॉस थीटा, तो वही कॉस थीटा पॉजिटिव नेगेटिव या फिर जीरो। ठीक है। ओके। ये हो गया
कंजर्वेटिव फोर्सेस। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में ऑब्वियसली बात है कि पाथ डिपेंडेंट होता है, डिसिपेटिव फोर्स होता है और पाथ डिपेंडेंट भी होता है। एक तरीका है, अगर अपन को कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से वर्क डन निकालना है तो अपन को ये पता होना चाहिए कि कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट या फिर चेंज इन पोजिशन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। ओके, तो मतलब वर्क डन जो होता है, वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स, लेट्स से DWC बोलो, तो ये कितना हो गया, कंजर्वेटिव फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो WC इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ FC डॉट DS, है ना। तो डायरेक्टली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, WC इज इक्वल टू DU डॉट, आई मीन DU बाय DS डॉट DS का इंटीग्रेशन इनिशियल से फाइनल। तो WC इज इक्वल टू, कहाँ गया, हाँ माइनस था, सॉरी नेगेटिव साइन, हाँ माइनस, तो माइनस U फाइनल माइनस U इनिशियल। ठीक है, तो नेट रिजल्ट क्या आ गया कि वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, अच्छा, एक काम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। मान लो ये कोई एक फोर्स दे रखा है, अब इस फोर्स को यूज करते हुए अपन को O से P को जाना है, तीनों पाथ लेके, पहला वाला ये हो गया, दूसरा ये पैराबोलिक पाथ, तीसरा ऐसे वाला, सॉरी, ओके, तीसरा ये वाला हो गया, है ना। ये तीनों पाथ यूज करके अपन को पॉइंट O से पॉइंट P तक जा रहा है, चलते हैं। ओके, तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन बाय F इन ट्रेवलिंग फ्रॉम पॉइंट O टू P, अगर मैं पाथ 1 से पहले ट्रेवल कर रहा हूं, तो ये हो गया F डॉट DS। क्या मैं DS को ऐसे लिख सकता हूँ, F डॉट DX I कैप प्लस DY J कैप, चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ओके, तो वर्क डन कितना हो गया, पाथ 1 के रिस्पेक्ट में फोर्स कितना लग रहा है, XY I कैप प्लस X स्क्वायर Y J कैप डॉट DX I कैप प्लस DY J कैप। तो WP1 इक्वल्स टू, डॉट पर कर रहा हूँ, XY DX प्लस X स्क्वायर Y DY। अच्छा, ये DW था, अरे कलर चेंज कर लेते हैं, DW, यहाँ पे भी DWP1, तो WP1 यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा, अभी XY इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू DX, ऐसे थोड़ी हो सकता है, अपन को या तो वेरिएबल को खाली x में कन्वर्ट करना है या फिर खाली y में, है ना। तो यहाँ पे dx दे रखा है, अब अपने पास पाथ का इक्वेशन है, अगर पाथ 1 देख रहा हूँ तो ये हो गया पाथ का इक्वेशन, y इक्वल्स टू x। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx, y की जगह x डाल दिया, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे dy है तो x की जगह y डाल देता हूँ, y क्यूब dy। ओके ओके ओके, अभी जगह तो शॉर्टेज पड़ गया, काम करते इसको ऊपर लेके चले आते हैं, है ना, एडजस्ट कर लेते हैं, ये ओके। अब x कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा है, 0 से 1, y भी 0 से 1, तो ये हो गया x क्यूब अपॉन 3 प्लस, सॉरी 0 से 1 प्लस y टू द पावर 4 अपॉन 4, 0 से 1, तो आंसर आ गया अपना 1/3 प्लस 1/4। ठीक है, ये हो गया वर्क डन इन ट्रेवलिंग फ्रॉम जीरो टाइम O टू P विद रिस्पेक्ट टू पाथ 1। ठीक है, अब पाथ 2 के रेस्पेक्ट में निकाल लेते हैं, ये पाथ 1 था, इसको अपन ऐसे करके पाथ 1 कर लेते हैं, पाथ 2 आइडिया सेम ही है, ये अपन को ये पूरा चीज उठा के वही करना है, बस एक्स वाई में रिलेशन अलग होगा क्योंकि पाथ का इक्वेशन अलग है।
पेस्ट कर लिया। हाँ बिल्कुल, भयंकर आलसी है अपन, फिर से लिखेंगे ही नहीं, है ना। ओके, तो इक्वेशन क्या था, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब dy इज इक्वल्स टू टू डी एक्स, सॉरी 2x dx। ठीक है, ओके। तो कर लेते हैं इंटीग्रेट इसको पाथ टू के रेस्पेक्ट में। सो डी डब्ल्यू पाथ टू इज इक्वल्स टू एक्स वाई डी एक्स का इंटीग्रेशन प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई का इंटीग्रेशन। अब ठीक है, अभी x है पहले, dx है, तो y की जगह अपन एक्स स्क्वायर डाल देंगे। सो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन वाई डी वाई, सॉरी डी वाई है तो अपन एक्स स्क्वायर की जगह वाई डाल देंगे, तो वाई स्क्वायर डी वाई, वाई स्क्वायर डी वाई। तो ये आ गया, अच्छा जीरो से वन, जीरो से वन डायरेक्टली लिख लेता हूँ, 1/4 प्लस 1/3। ठीक है, ओके, ये हो गया। यहाँ पे हालांकि जो थोड़ा ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो उनको समझ में आ रहा है कि ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू सेम आ रहा है। इसका मतलब अभी तक तो अपन देख रहे हैं वर्क डन जो है वो दोनों अलग अलग पाथ के लिए सेम आ रहा है अभी तक। ठीक है, तीसरा पाथ भी चेक कर लेते हैं। तीसरा पाथ में पहले अपन को ओ से ए जाना पड़ेगा, फिर ए से पी जाएंगे। तो वर्क को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहले वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम या फिर ट्रैवलिंग फ्रॉम ओ टू ए, और फिर वर्क डन इन ट्रैवलिंग फ्रॉम ए टू पी। ठीक है, क्या मेरे बाहर जाना है? हाँ, ओके ठीक है। यार ये जगह क्यों नहीं होता हमेशा, इसको छोटा कर लेते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं। चल ये सही है, ठीक। ओके ओके ओके, इक्वेशन वही छाप लेते हैं। ये वाला जो है सी को कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि करना तो वही है, बस एक्स वाई में रिलेशन अलग है ना। बार बार क्यों लिखे। ये हो गया पाथ थ्री। तो इसको अपन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं डब्ल्यू ओ ए प्लस डब्ल्यू ए पी। डब्ल्यू ओ ए में क्या हो रहा है, डब्ल्यू ओ ए में पाथ का इक्वेशन हो गया एक्स एक्सिस वाला इक्वेशन जो कि y इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ठीक है भाई, डब्ल्यू ओ ए हो गया एक्स वाई डी एक्स का इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 प्लस, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको बाद में लिखेंगे, क्या लिखना है मैं बताऊंगा। फिर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर वाई डी वाई, है ना। अपन पहले ओ ए का कर रहे हैं, उसके बाद ए पी का करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे dx है, dx तो ठीक है, अपन को y को x करना पड़ेगा, बट इक्वेशन के हिसाब से y इक्वल्स टू 0 है ना। तो इसका मतलब ये वाला 0 हो गया। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि अगर डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस जा रहा है तो y कंपोनेंट 0 होगा। अच्छा, यहाँ पे फिर एक्स स्क्वायर वाई डी वाई हो, है ना। तो x को अपन y के टर्म से कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, बट y फिर से 0 है ना, तो ये भी 0 हो गया। क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, अ, अगर अपन लिमिट डालना भी चाहते तो ये हो जाता 0 से लेके कितना 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 कितना, dx वाला लिमिट 0 से लेके 1, और y वाला 0 से लेके 0 dy वाला। ठीक है, अब फिर एपी। एपी में क्या है, इक्वेशन का वैल्यू चेंज हो गया कि अपन पहले y इक्वल टू 0 था, अब x इक्वल टू 1 है। ठीक है, एपी के लिए, तो एपी के लिए पाथ का इक्वेशन क्या हो गया, x इक्वल टू 1। तो वही चीज करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई डी वाई। डी एक्स मतलब एक्स का लिमिट एक्स इक्वल टू 1 दे रखा है, तो 1 से लेके 1, कुछ है ही नहीं, तो ये वाला 0 हो गया।
अब यहाँ पे y का लिमिट 0 से लेके 1, ठीक है। ओके, तो एक्स स्क्वायर वाई dy। अब y इक्वल्स टू 1 है, तो डाल दो 1 पे, सॉरी, हाँ y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1 इक्वेशन, हाँ सीधा लाइन था। x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 इक्वेशन हो गया, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर बाय 2, 0 से लेके 1 विच इज इक्वल्स टू 1 बाय 2। ओके, तो टोटल वर्क डन आ गया 1 बाय 2। अब यहाँ पे 1 बाय 2 आ रहा है, यहाँ पे 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 4, और यहाँ पे 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 4। मतलब दो पाथ के लिए तो इक्वेशन सेम आ रहे हैं, तीसरे वाले पाथ में इक्वेशन अलग आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये पाथ डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है ना। अब ऐसे तो अपन को बहुत सारे पाथ चेक करने पड़ेंगे। मान लो किसी में 3 में सही आ गया, चौथे वाले में गलत आ जाए, है ना, तो पता ही चलेगा कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव है। बहुत ईजी सा मेथड है, उसको अपन कर्ल बोलते हैं। होता क्या है, क्यों होता है, ये आपको जानने का जरूरत बिल्कुल नहीं। मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ कि मेथड क्या है चेक करने का। कि मान लो अगर आपको एक फोर्स दे रखा है, इसको चेक करना है कि ये कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव है, ये मुझे चेक करना है। तो मैं इसका कर्ल निकालूंगा एफ। अगर ये 0 के बराबर आ रहा है, कर्ल का क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 के बराबर आ रहा है, तब ये कंजर्वेटिव है ना। ये डेल ऑपरेटर जो होता है, ये होता है आई कैप प्लस partial differentiation with respect to y j cap plus partial differentiation with respect to z k cap, ठीक है। और इसको अपन अगर पोलर कोऑर्डिनेट में लिखना चाहते हैं तो ये ऐसे आ गया, विथ रिस्पेक्ट टू r और रेडियल वाला कंपोनेंट प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन r डॉट थीटा, थीटा कैप प्लस z वाला तो z ही है, ठीक है। ओके, तो फिर क्रॉस प्रोडक्ट कैसे दिखेगा। मान लो f वाला जो है, पीछे वाला ही ले लेते ना, है ना। पिछले वाला क्या क्वेश्चन था, एक्स वाई आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर वाई जे कैप, एक्स वाई आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर वाई जे कैप, जेड कैप नहीं है तो 0 के कैप, है ना। तो इसका कर्ल निकालते हैं, क्रॉस एफ, सॉरी, तो ये आ गया आई कैप जे कैप के कैप, फिर बाय एक्स वाई जेड, फिर आई कंपोनेंट एक्स वाई, फिर जे एक्स स्क्वायर वाई, फिर 0। अब इसका डिटरमिनेंट निकालो। अगर ये चीज 0 के बराबर आ रहा है, अगर ये चीज 0 के बराबर आ रहा है तो ये कंजर्वेटिव है, वरना नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, इसमें 0 के बराबर नहीं आएगा क्योंकि अपन ने देखा ये कंजर्वेटिव नहीं है ना। ओके, ठीक है। और एक चीज की पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको आता है नहीं आता। लेट्स से मुझे पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ निकाल, ठीक है, इसको एस कर लेते हैं। तो मैं क्या करूंगा कि एक्स वाई दे रखा है, तो एक्स वाई का पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या हो गया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो गया। पार्शियल डिफरेंशिएशन में अगर मान लो इसी फंक्शन का निकाला, तो एफ एफ छोड़ो, जनरल बोल देता हूँ, है ना, कि कोई एक फंक्शन दे रखा है एक्स वाई प्लस एक्स क्यूब वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स, ऐसे कुछ दे रखा है। इसका अपन पार्शियल फंक्शन, पार्शियल डिफरेंशिएशन निकाला, तो वो हो जाएगा पहले पूरे फंक्शन का विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, है ना। फिर अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालना है तो पूरे फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, फिर विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो इसका क्या हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे तो जहां जहां पे एक्स है वो डिफरेंशिएट होगा, बाकी सबको कॉन्स्टेंट ट्रीट किया जाएगा, है ना। तो एक्स वाई का डिफरेंशिएशन, वाई कांस्टेंट हो गया, वाई एक्स का तो 1 होता है, प्लस एक्स क्यूब वाई जेड मतलब 3x स्क्वायर वाई जेड कॉन्स्टेंट, प्लस खाली जेड जेड स्क्वायर। ओके, ये हो गया। अगर y के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ सेम, कि y को वेरिएबल बाकी सब कांस्टेंट, तो x इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब जेड इंटू 1, इस पे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। वैसे विद रेस्पेक्ट टू अगर z कर रहे हैं तो ये हो जाएगा जो भी है फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू z, तो एक्स वाई वाला तो 0 हो गया, प्लस
एक्स क्यूब वाई कॉन्स्टेंट है, z1 हो गया, फिर 2z x हो गया। क्लियर है अच्छे से? ठीक है, तो आज अपन यहीं पे रोकते हैं, इसके बाद बाकी चीजें देखेंगे धीरे धीरे। ठीक है, ओके। तो अगर आपको सही से समझ में नहीं आया, जो कि काफी मुश्किल है, फिर भी अगर नहीं आया तो एक बार इसको रिवाइंड करके देख लो। मैं श्योर हूँ कि आपको अगर कोई चीज डाउट हो रहा है तो वो पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला होगा, वरना नहीं होगा। बट ये काम कर, ठीक, कितना चेक करोगे आप कि एक पाथ में देख लो फिर दूसरे पाथ में देख लो, जरूरत कम पड़ता है बट यूज में आता है कभी कभार, अगर एडवांस लेवल आप सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चंस तो, है ना? ओके, तो मिलते हैं अगले सॉरी तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू।